जी नमस्ते। जितेंद्र घर पर है? जी, वो तो ऑफिस निकल गए। कोई बात नहीं, आए तो कहिएगा नंदलाल मिश्रा वापिस आ गए। अब तो मुलाकात होती रहेगी। नमस्ते। हाँ, नाम याद रहेगा ना? नंदलाल मिश्रा। बताना ना भूलिएगा। आप जाओ, मम्मी आ रही है अभी। हाँ, ध्यान कहाँ है आपका? मैं कुछ बात कर रही हूँ। आपको पता है, बुजुर्ग इंसान था, लेकिन बहुत ही अजीब था। वो है कौन? क्यों आ रहा है बार बार मिलने? आप फिर से आ गए। देखिए, हमारे पति आपको नहीं जानते और उन्होंने कहा है कि हम आपसे कोई बात ना करें। अगर आप दोबारा आए ना तो हम पुलिस स्टेशन फोन कर देंगे। पुलिस स्टेशन का नंबर है आपके पास या मैं दूं? बाप रे, मैं तो डर ही गई। आपको पता है, मैंने उसे पुलिस की धमकी दी तो कहता है कि नंबर है या दो। बहुत ही अजीब इंसान है वो। आखिर आप बताते क्यों नहीं है? कौन है? क्यों बार बार आता है हमारे घर? नाम याद रहेगा ना? हाँ, नंदलाल मिश्रा नाम बताया अपना। कहा कि बोल देना वापस आ गया है। मुझे तो डर लगने लगा है अब। आप एक काम क्यों नहीं करते? आप जाके उससे बात करो ना। आखिर पता तो चले कि कौन है, क्यों आ रहा है बार बार। निकल यहाँ से। बाबू ने कहा है, अगर कोई एक गाल पर मारे दूसरा सामने कर दो। साले बुड्ढे, तू चाहता है या? क्या करोगे? जला दोगे? जान से मारोगे? खून कर सकते हो तो दो थप्पड़ मारने में क्या हर्ज है? ये रहा मेरा गाल, मारो। हाथ क्यों रुक गए? तुझसे बहस नहीं करना चाहता मैं। निकल जा यहाँ से। आज आपको सब बताना ही पड़ेगा। हत्यारा क्यों कहा उसने आपको? और आप खून कर सकते हो, इसका क्या मतलब है? देखिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। साफ साफ बताइए ना, बात क्या है? आप चुप क्यों हो? बोलो ना। भैया, ये 2 समोसे देना है। वो हरी वाली चटनी है, ज्यादा तीखी वाली बांध देना। कुशल्या को हरी चटनी बहुत पसंद है। इतने साल हो गए समोसे खाए हुए, समोसों का स्वाद भूल गई होगी बेचारी। नहीं सुधरेगा ना? आप भी ना छोड़ो इसे। जब जब इस बिट्टू के पीछे पड़े रहते हो। इसे ना बाद में सुधार लेना, पहले जाकर उनको सुधारो। जाइए, जाकर देखिए बाहर। पता भी है आपको, आज तीसरा दिन है और घर के बाहर पेड़ के नीचे वो तो अपना पूरा बोरिया बिस्तरा लेकर घर बनाकर बैठ गए। लोग कैसी कैसी बातें करें, कुछ पता भी है आपको? पूरे मोहल्ले में हमारी बदनामी करके रख दी है। लोगों की बातें सुन सुन के ना मेरी तो कान पक गए हैं। आपसे कह रही हूँ, जाकर जो बात करनी है जाके कीजिए। अब जाइए। अरे ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? ये चुपचाप तो रह रहे हम लोग। जीना मुश्किल कर दिया है हमारा। तुम्हें रहने के लिए यही जगह मिली है। चल बुढ़िया, निकल निकल। अपने पति को समझा ले, ज्यादा नाटक ना करे वरना। हमें जो समझाना था वो हमने समझा दिया, बाकी बुढ़े को तुम समझाना। हमारे मोहल्ले में खूनियों के लिए कोई जगह नहीं है, समझ गए?
सामान भी फेंक दिया। बस बस, अरे क्यों आंसू बहाती है ऐसी नालायक औलाद के ऊपर? चिंता मत कर, मेरे रहते तुझे कोई परेशान नहीं कर सकता। कब तक रहेंगे हम लोग ऐसे? कब तक रहेंगे? तब तक जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता, तब तक जब तक मैं उनसे उनका सुख चैन नहीं छीन लेता जिन्होंने हमसे हमारी जिंदगी के 10 साल छीने। उम्र कैद भुगत चुके हैं उनकी वजह से हम। शांत रह तू, ले समोसे खा, तेरी मनपसंद तीखी चटनी के साथ लाया हूं। आज से तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगा मैं। बिट्टू आ गया? चल तू ना हाथ मुंह धो ले बेटा, थका होगा। ज्यादा प्यार दिखाने की कोई जरूरत नहीं, सब समझता हूँ। मगर ए रुक, तू तेरे तेवर नहीं बदलेगा? दादी, 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 बिट्टू चाय से क्या कर रहे हो? जान ले लोगे क्या उस बेचारे की? इसकी तो जान ही ले लूंगा मैं इसकी। छोड़ो ये सब, बाहर देखो क्या तमाशा हो रहा है। प्रणाम दादी। झुक झुक जी मेरे बच्चे। ये क्या माँ जी, आशीर्वाद भी। हम लोग को बताया भी नहीं, हम लोग क्या इतने पराये हो गए? आप चलिए हमारे साथ, हमारे होते आप यहाँ नहीं रहेंगे, चलिए आप। पुरानी बातें को भूल जाओ अम्मा, चलो हमारे साथ। चलिए आप हमारे साथ चलिए। हेलो, क्या? हे राम। माँ जी, ये क्या लगते हैं आपके? जी मैं इनका बड़ा बेटा नीलेश हूँ। अरे तो जरा समझाइए इनको, वो जितेंद्र गुप्ता से क्यों झगड़ा मोल रहे हैं? क्यों फालतू में परेशान कर रहे हैं उनको? समझाइए। बाबूजी आपकी दवाई। मुझे किसी की हमदर्दी नहीं चाहिए। बाबूजी इसमें हमदर्दी वाली क्या बात है? हम तो आपके अपने हैं ना। कोई अपना नहीं है मेरा। बंद करो ये अपनेपन का नाटक। ना तो तुम मेरी बहू थी और ना ही कभी बन सकती हो। जानता हूं मैं क्यों तरस आ रहा है तुम्हें हम पर। तुम्हारी नजर मेरे उस मकान पर है जो आज भी मेरे नाम है। लेकिन याद रखना, मेरे जीते जी तुम्हें मेरी प्रॉपर्टी का एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं मिलेगा। ये बाप और बेटे का रिश्ता तो उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन तुमने मेरी मर्जी के खिलाफ शादी की थी। अरे बेटा, आओ आओ आओ। वह रुक जाओ नीलेश। उस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए आज से बंद। पर बहुत सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। मना किया था ना मैंने? नहीं माने ना तुमने मेरी बात? अरे यही लड़की मिली थी शादी करने के लिए। अपनी जात में लड़कियों की कमी पड़ गई थी क्या? सुनिए, आशीर्वाद तो देने दो बच्चे को। कौशल्या, अगर तुमने इसके सर पर हाथ रखा तो
मेरा मरा मुंह देखोगी। निकलो तुम लोग यहाँ से। अब हमारी चिता को आग लगाने में मत आना, समझे? तो खड़े देख क्या रहे हो? जाओ यहाँ से, जाओ, निकलो, जाओ। चलो कविता। जाओ, निकल जाओ। अरे जाओ, खड़े क्यों? जाओ। वकील साहब और कितना समय लगेगा? अरे नीलेश जी परेशान मत होइए, ये प्रोसेस बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। वकील साहब समय हाथ से निकलता जा रहा है, अगर जल्दी कुछ किया नहीं तो। अरे नीलेश जी चिंता मत कीजिए, ये जमीन जायदाद प्रॉपर्टी कहीं भागा थोड़ी जा रहा है, ये सब आपका ही हो। नंदलाल मिश्रा और उनकी पत्नी कौशल्या न जाने कितने तूफानों से गुजर रहे थे, अपने अंदर न जाने कितनी आग समेटे हुए थे। क्या नंदलाल और कौशल्या को इस आरोप में फंसाया गया था? क्या जेल से बाहर आने के बाद जितेंद्र का पीछा कर नंदलाल कुछ हासिल करना चाहता था? क्या झूठे आरोप और सजा का गुस्सा उसके मन पर था और वो अपनी खोई हुई इज्जत को वापस पाना चाहता था? आखिर क्या है इस कहानी का सच? ये क्या हालत हो गई तुम्हारी? क्या बताओ? मुझे संभालते संभालते खुद बीमार पड़ गई। ये तुम कुछ खा लो, फिर दवाई देता हूँ मैं तुम्हें। बिट्टू बेटा, आजा 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 बेटा। बेटा, तुझसे एक बात साफ करनी थी। हमने तेरी माँ को नहीं मारा। मुझे उसके बारे में कोई बात नहीं करनी। योगी बोलते थे कि मेरी माँ का किसी और के साथ रिश्ता था। क्या ये बात सच है? पर रोज रोज मारते हैं मुझे। एक बार भी उनकी आंखों में मेरे लिए प्यार नहीं देखा। क्योंकि मैं उनका बेटा नहीं हूं ना, और वो तो संतेली माँ भी ले। एक चम्मच बस बेटा, बस एक चम्मच। हाँ मैं नहीं खाऊंगा। क्या हो रहा है? देखिए ना, ये कुछ भी नहीं खाता। मुझसे एक बार भी नहीं पूछा कि बेटा तेरा स्कूल कैसा चल रहा है, मार्क्स कैसे आ रहे हैं तेरे। मतलब तो यही है ना कि मैं उनका खून नहीं। प्लीज प्लीज दादा दादी, प्लीज मुझे बता दो मैं किसके औलाद हूँ। दादी दादा प्लीज मुझे बता दो। दादी कुछ तो मत। कैसी बातें कर रहा है ये? देखो, पता है मेरे दोस्त मोहल्ले वाले सब चिढ़ाते हैं मुझे, बोलते हैं तेरा बाप कौन है। क्या जवाब दूं मैं? अगर वो मेरा बाप नहीं है तो उसने मुझे घर पे क्यों रखा? तेरी माँ कहाँ है बॉडी? सर, मैं इनको जानता हूँ, मैंने ही इनको अस्पताल में भर्ती करवाया था। शुक्ला सर, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। लो ये बूढ़ा बूढ़ी यहाँ रहते थे ना, कहाँ गए? एक हफ्ता पहले ही मेरी तबीयत खराब हो गई। मुझे
दमे की बीमारी है। मेरी हालत उनसे देखी नहीं गई और वो अपना अहंकार छोड़कर मुझे लेकर नीलेश के घर रहने आ गई। लेकिन दिल से उन्होंने कभी भी दोनों को अपनाया नहीं। कौन मार सकता है आपके पति को? आपको शक है किसी पे? बदला लेना था अपने बाप से। बदला? किस बात का बदला साहब? उन्होंने तुम्हारी पहली पत्नी को मारा था। जब उससे कोई रिश्ता ही नहीं था साहब, तो बदला किस बात का लेना? तो फिर कुंडली जमा के क्यों बैठे थे उनके घर पर? सच तो ये है साहब कि हमारे बाबूजी ने हम दोनों को घर से बाहर निकालने के लिए कोर्ट में केस डाला है। इसी बात का झगड़ा है हम दोनों के बीच में, और कुछ भी नहीं साहब, बस इतना ही। घर हासिल करने के लिए तुम दोनों ने जान ले ली? नहीं सर, मैं मानती हूँ कि हमने उन्हें घर के अंदर नहीं आने दिया, लेकिन ये सब हमने नहीं किया। सर, हम इतने भी बुरे नहीं हैं, बल्कि जीना हमारा मुश्किल हो गया था उनकी वजह से। हमने किसी की जान नहीं ली है। क्या सच है क्या झूठ, ये हम तुम्हारे हलक से निकलवा लेंगे। सच को कब तक छुपाओगे तुम? सच यही है सर, हमने उन्हें नहीं मारा, हम लोग खूनी नहीं हैं। नफरत थी अपने बाप से, लेकिन इतनी भी नहीं कि मैं उसकी जान ले लूं। मरते मरते भी हमें फंसाकर चले गए। पता नहीं किस जन्म का बदला ले रहे थे। सर, नंदलाल के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उनका मर्डर 3 दिन पहले रात को, लेकिन उस समय कमल और कुसुम के मोबाइल की लोकेशन उनके घर की है। कहीं इन दोनों ने किसी और को सुपारी तो नहीं दी? वो तो ये भी सकता है कि दोनों ने जानबूझ के अपने मोबाइल घर पे छोड़े हो। कमल और कुसुम दोनों के बैंक डिटेल निकलवाओ। शुक्ला, उस वक्त ये जितेंद्र कहाँ था? इस जितेंद्र से भी मिलना होगा। सर, नंदलाल ने जितेंद्र पे अपनी बहू के मर्डर का आरोप लगाया था। उसका कहना था कि जितेंद्र का उसकी पहली बहू के साथ चक्कर था, और जेल से आने के बाद नंदलाल ने जितेंद्र को तंग करना शुरू कर दिया था। जीना हराम कर रखा था उसका। जितेंद्र ने एफआईआर की थी कि नंदलाल उसे हैरेस करता है। खूनी हत्यारा। भैया चाय देना। ऐसे चाय शुदी पापी आदमी है, खूनी हत्यारा। रुक, चलो भाई। अरे किसकी हत्या करवाने ले जा रहा है ये? पूछ तो लो इससे। हत्यारा है ये, हम दोस्त तक को नहीं छोड़ा इसने। चलो भाई। कातिल है तू, कातिल। अरे बेटा, ये बच के खूनी कातिल जा रहा है ये जला के मार डालता है। बचो बचो, कातिल है, कातिल। ये मार देगा किसी को भी पकड़ के। जला के मारता ना तू लोगों को। आज तो जिंदा नहीं बचेगा। हत्यारा। अगर जितेंद्र को कुछ करना ही था तो वो पुलिस में रिपोर्ट क्यों करा था? राइट सर। सर, 2 लोग और, नीलेश और कविता। कहीं इन दोनों ने तो मर्डर नहीं किया या फिर करवाया? क्यों? सर, बाप ने इतना बेइज्जत करके घर से निकाला, जायदाद से बेदखल कर दिया, फिर भी ये दोनों हस्बैंड वाइफ इतना प्यार जता रहे थे। आजकल के बेटा और बहू इतना करते हैं क्या? शुक्ला, कहीं ये प्रॉपर्टी का एंगल तो नहीं? पता करो। शुक्ला, सर। इस केस में सभी शक के दायरे में। पिछली बार अगर नंदलाल को इंसाफ नहीं मिला तो इस बार हमें उसे इंसाफ दिलाना ही होगा। राइट सर। चलो। सर, आप लोग? जितेंद्र कहाँ है? सर, हम भी कल से बहुत परेशान हैं। उनका कोई अता पता नहीं है, और तो और उनका फोन भी बंद आ रहा है। हमें तो लग रहा है कहीं उस बुड्ढे ने तो कुछ। आपको उन बुजुर्ग की चिंता करने की जरूरत नहीं, उनकी हत्या हो चुकी है। चिंता करनी है तो अपने पति की कीजिए जो गायब है। वैसे जितेंद्र के बारे में कुछ भी पता चले तो हमें इन्फॉर्म कीजिएगा। जी। शुक्ला सर। इनके घर पे खबरी लगवा। राइट। कहीं जितेंद्र ने ही तो नंदलाल को नहीं मारा। नंदलाल को जितेंद्र के बारे में सब कुछ पता चल गया था और जितेंद्र को अपना फंसना तय लग रहा। एक काम करो, सभी पुलिस चौकियों को अलर्ट करो और जितेंद्र की फोटो भिजवाओ। नीलेश की डिटेल्स मिली? जी सर, वो अपने लॉयर से मिल रहा है। पता चला है कि वो प्रॉपर्टी अपने बाप के नाम पर करने की कोशिश कर रहा है। सर, हो सकता है ये कोई साजिश हो। मैंने यादव को बोल दिया, नजर है। गुड। देखिए, लड़के की कंडीशन बहुत सीरियस है। 60% जल चुका है, इसलिए फिलहाल कुछ कहना बहुत मुश्किल है। फिर भी हम ट्राई कर रहे हैं। एक्सक्यूज। बिट्टू ने ये सब हमें सजा देने के लिए किया। इस पर भरोसा करें, कौन सच्चा है? सर, हो सकता है बिट्टू ने ही अपने दादाजी को मारा हो और फिर गिल्टी फील करके खुद को मारने की कोशिश की। लेकिन फिर वो कमल और कुसुम को क्यों जलाए? राइट।
सर ये देखिए, पिछले 3 दिनों से कई घंटों तक बिट्टू और नंदलाल मिश्रा के फोन की लोकेशन सेम रही है। साहब, बिट्टू के इस हालत का जिम्मेदार मैं और मेरे पति थे। अगर सरिता के मामले में हम चुप रहे होते तो आज मेरी बहू जिंदा होती और बिट्टू भी इस हालत में ना होता। परेशान हो गई हूँ मैं जितेंद्रा, कमल के साथ रह रह के। 6 साल हो गए हैं शादी को, लेकिन उसने कभी भी मुझे अपना नहीं समझा। तुम तो मेरे दोस्त हो ना, बताओ ना मैं क्या करूँ, क्या करूँ? तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। सब पता मुझे। ये चुप चुप कर मिलना, ये फोन पर बातें करना। अरे हमें तो लगा था अच्छे घर की लड़की हो, ऐसी घटिया हरकतें करने वाली चालू लड़की नहीं हो। पता नहीं किस मनोज घड़ी में ये रिश्ता पक्का किया था हमने। बंद करो ये सब, वरना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। बाबूजी आप गलत समझ रहे हैं। चुप! बाबूजी, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा यकीन कीजिए। ऐसा भी तो हो सकता है कि बिट्टू ने अपने दादा की हत्या की हो और उसके बाद खुद को मारने की कोशिश की हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अभी कुछ दिन पहले की ही तो बात है। मैं छोड़ूंगा नहीं। मेरी बात सुन बेटा, तू रुक। कोई नहीं है, जा बेटा, जा। किसी का रुकना बेटा, रुक। मारना है ना मुझे, मुझे मार। गालियां देना चाहता, मुझे गालियां दे। मैं तेरा गुनाहगार हूँ बेटा। उसने क्या किया? मैंने किया। मैंने सच को नहीं छुपाया ना, तो मेरे सच बोलने की वजह से तुझे सजा मिली है। गलती मेरी है, मैंने तेरे बारे में नहीं सोचा था। इस गलती की सजा दे मुझे। मार बेटा, मुझे मार मुझे। क्या कर रहे हो दादाजी? मुझे मार बेटा। मुझे माफ कर दो दादा, मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगा। बहुत अच्छे हो। उसके बाद बिट्टू अपने दादू से अक्सर मिलता रहता था। दोनों एक दूसरे से बातें करते रहते थे। बहुत करीब आ गए थे दोनों। बहुत खुश थे वो लोग। बिट्टू के पास कोई वजह नहीं है कि वो अपने दादाजी की हत्या करे, लेकिन ये एक पहेली है कि उसने अपने साथ साथ कमल और कुसुम को मारने की कोशिश क्यों की। हाँ बोलो। ठीक है सर, जितेंद्र एक होटल में छुपा हुआ है। चलो। सर, जितेंद्र ने अभी तक चेकआउट नहीं किया है, लेकिन कल रात से अपने कमरे में भी नहीं है। हाँ बोल। ठीक है, हम आ रहे हैं। चलो। पूरे एरिया को अच्छी तरह से छान मारो। सर। चाकू। शुक्र। सर। बॉडी को ऑटोप्सी के लिए भेजो। मर्डर चाकू से हुआ है। सोचने वाली बात यह है कि नंदलाल का मर्डर भी चाकू के वार से ही हुआ था। देखिए, आप रोज रोज यहाँ मत आएगी। हमें जैसे ही कुछ पता चलेगा हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। साफ दूध की जली। मेरी चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ किसी को तंग नहीं करूंगी, लेकिन जब तक मेरे पति को इंसाफ नहीं मिल जाता मैं यहाँ से नहीं हिलूंगी। सर, जितेंद्र का कत्ल जिस चाकू से हुआ, वही चाकू नंदलाल को भी मारने के लिए यूज किया गया। ये देखिए, और उस चाकू पर जितेंद्र के उंगलियों के निशान भी मिले। और सर, खबरी ने यह खबर दी कि कुछ दिन पहले जितेंद्र ने चाकू खरीदा। जाहिर है जितेंद्र ने आत्महत्या तो नहीं की होगी, तो किसी और के उंगलियों के निशान मिले? नहीं सर, लगता है सर मुजरिम बहुत शातिर है।
या तो उसने ग्लव्स पहने होंगे या फिर निशान मिटा दिए। इसका मतलब यह है कि जितेंद्र ने नंदलाल को मारा है। तो फिर जितेंद्र को किसने मारा? शुक्ला सर, जितेंद्र की पूरी कुंडली निकालो। क्या करता था, कहाँ उठता बैठता था, कोई क्रिमिनल हिस्ट्री तो नहीं? सब कुछ। सर, पुरानी बातों का बोझ लेकर कब तक जीते रहेंगे? नई शुरुआत क्यों नहीं करते? वो बात पुरानी कहाँ हुई कौशल्या? उस बात के बाद और कोई बात तो हुई नहीं हमारे जीवन में। उसी बात के बोझ तले तो दब कर जी रहे हैं हम। सर, जितेंद्र के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिल गई है। वो एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करता था। तो सर, चौंकाने वाली बात यह है कि उसकी सैलरी से कई गुना ज्यादा रकम रेगुलर उसके अकाउंट में जमा होती है। सर, हमें कुछ भी नहीं पता। हम आपको कुछ भी नहीं बता सकते। अब तो हमें ऐसा लगता है कि हम उन्हें बिल्कुल भी नहीं जानते थे। सर, 10,000 की सैलरी में इतना कुछ तो नहीं हो सकता। कहां से है ये सब कुछ? वो सर, हमारे हस्बैंड हर महीने घर के खर्चे के लिए ऊपर से 5-6 हजार देते थे, लेकिन हमें नहीं पता कि ये पैसा वो कहाँ से लाते थे। हाँ, लेकिन मैं हर खर्चे का हिसाब रखी हूँ अपने कॉपी में तारीख के साथ। ठीक है जी। सर, हमारी शादी को 7 साल हो गए। वो शादी से पहले से ही पैसे ला रहे थे, लेकिन ये नहीं पता कि ये पैसा वो कहाँ से लाते हैं। हाँ बोलो। ठीक है, हम आते हैं। पुरानी एल्बम ढूंढ रहा था अपनी माँ की फोटो के लिए, तो तभी मुझे पापा और सौतेली माँ की कुछ फोटो मिली कॉलेज की। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम ये केस सुलझा नहीं पाए, क्योंकि कुसुम जी, 10 साल पहले जब ये कहानी शुरू हुई थी तब तो आप पिक्चर में ही नहीं थी। कोई नहीं जानता था आपके बारे में। खैर, आप दोनों को एक खुशी की खबर देता हूं। बिट्टू को होश आ गया है और उसने हमसे खुलकर बातें की हैं। उसने हमें बताया कि उसने खुद को मारने की कोशिश क्यों की, या फिर मैं यूं कहूं कि आप दोनों को मारकर खुद को सजा देने की कोशिश क्यों की, क्यों किया ये सब। बोलो, और शुरू से। सर, मैं और कमल कॉलेज टाइम से एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन जब नीलेश भैया की शादी के बाद बाबूजी ने उन्हें घर से निकाल दिया तो हमें लगा कि वो हमारी शादी के लिए तो कभी नहीं मानने वाले। पहले तो हमारे अफेयर के बारे में किसी को कुछ पता नहीं था, लेकिन जब बाबूजी को सरिता और उसके आशिक पे शक हुआ तो हम एक उपाय सोचे। एक दिन घर में कोई नहीं था तो मैंने कुसुम को घर पे बुलाया और मैंने चुपचाप से घर में जाकर, मैं घर से बाहर ही निकल रही थी कि जितेंद्र ने मुझे देख लिया। आ गया हमारा राजा बेटा स्कूल से यार। चलो चलो, अब बेटा आप बैठो, मैं आपके लिए दूध लेकर आती हूँ। हाँ, मम्मी नाश्ता लेके आती है तेरे लिए, है ना। 1 मिनट में जरा तेरा बैग रख दूँ। अरे रामेश्वर भाई, अरे रामेश्वर भाई, बहू को रुक रुक, तो रुक। जितेंद्र इतने सालों तक ब्लैकमेल करता रहा हमें। तुमने तो अपना भविष्य उज्जवल कर लिया है कमल के साथ शादी करके। कुछ हमारे बारे में भी सोचो। मेरे प्यार की कवर पे तो तुमने अपना घर बना लिया है।
अगर मैं मुंह खोलूंगा ना तो सीधा अंदर जाओगी, सोच लो। तो नंदलाल को मारने का काम जितेंद्र को सौंपा था। बाबूजी ने जितेंद्र का जीना हराम कर रखा था और हमें भी डर लगने लगा था कि एक दिन बाबूजी हमसे हमारा सब कुछ छीन लेंगे। इसलिए हमने जितेंद्र को और पैसे का लालच देकर अपना काम करने के लिए तैयार किया। जितेंद्र को डर था कि कहीं वो पकड़ा ना जाए, लेकिन फिर हमारी बातों में आकर वो राजी हो गया। उसने हमसे 10 लाख रुपए मांगे। उसे लगा कि वो बाबूजी को मारकर कहीं गायब हो जाएगा। तो उसने बाबूजी से कहा कि वो सरिता का मर्डर कन्फेस करना चाहता है, उन्हें कुछ बताना चाहता है, और इसी बहाने से उसने बाबूजी को एक सुनसान जगह पर बुलाया। तुझे आज मैं एक चौंकाने वाली बात बताता हूँ। तुझे मिलना था ना अपनी बहू के असली कातिल से, तो देख पलट के, देखना। तुम्हारा काम हो गया, लाओ मेरे 10 लाख रुपए। देते हैं? इतनी जल्दी क्या है 10 लाख की? 10 लाख में लाश को ठिकाने लगाना भी शामिल है। पहले लाश को ठिकाने लगाओ, फिर देते हैं ना 10 लाख। चलो उठाओ। शर्म आती है तुम जैसे लोगों पर। अब जिंदगी भर जेल में पड़े यही सोचते रहना कि क्या मिला ये सब कुछ करके। क्या बूढ़े माँ बाप हमारी नजरों में उनकी मौत के बाद उनके पीछे छूटी सिर्फ जायदाद है? और अगर यही उनकी कीमत है तो फिर क्यों माँ बाप अपने बच्चों के लिए रुपया, पैसा, जमीन जायदाद जमा करते हैं? ये हम सबको अपने आप से पूछने की जरूरत है। एक आखिरी बात, जो मान्य है उसे मिटाकर एक बार हर रिश्ते, हर संस्कार, हर मूल्य को अगर हम नए सिरे से देखें तो शायद कोई और ही सच दिखाई देगा। शायद ये समझ में आएगा कि हर रिश्ते की एक उम्र होती है, और अगर कोई रिश्ता उम्र भर के लिए बोझ, जिम्मेदारी या जरूरत बन जाए तो उस रिश्ते की बुनियाद प्यार नहीं है। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद।